बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पिछले 2 व्लॉग जो कि मैंने लाइव किए थे वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी डिटेल्स और उससे जुड़ा हुआ है ये वाला मेरा व्लॉग। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैच जो है बहुत टाइट जा रहा है। 3-4 दिन का खेल बाकी रह गया। आखिरी ओवर के दो दिन गुजर गए हैं और 3-4 दिन बाकी हैं। और आज इतवार का दिन है, छुट्टी नहीं है। आज भी मैच होगा और आज भी कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन कल का जो दिन गुजरा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब वो कामयाब हुए और उन्होंने एक दिन और बैटिंग करते रहे, थका के मारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज को और उनके सहूलतकारों को। जो कुछ सोचा गया था वो नहीं हुआ और सिचुएशन ये रही कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, इसी मकसद के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई और सुबह से लेकर शाम तक रात 11:30 पौने 12 और फिर 11:55 तक जो है वो किया गया इंतज़ार और फिर कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी सी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। 2-3 मिनट की कार्रवाई हुई और इसके बाद मुलतवी कर दिया गया। पहले मुलतवी किया गया आज सुबह 11:30 बजे तक, लेकिन फिर उसमें मजीद तब्दीली की गई और उसे फिर शाम मेरा ख्याल है 5 बजे तक, 3:30 या 4 बजे तक उसको फिर मुलतवी कर दिया गया कौमी असम्बली के इजलास को आज शाम। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। उसके बाद फिर सेनेट का इजलास था, वो भी सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया जाता रहा और बिल आखिर वो भी 11:30 बजे शुरू हुआ और 11:58 पर उसे कर दिया गया मनसूख, अर्जेंट कर दिया गया और फिर उसको ठीक 32 मिनट बाद बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि कौमी आज ही हमने आईनी तरामीम जो कि गैर आईनी है उनको पेश करना है, हर सूरत में पेश करना है, सेनेट में पेश करना है और उनकी मंजूरी लेनी है। तो ये भी सारी रात खेल चलता रहा। वफाकी काबीना का इजलास सुबह से लेकर शाम तक नहीं हो सका, रात तक नहीं हो सका। वो इजलास भी कहीं शुरू हुआ तकरीबन 12 बजे और 12 बजे शुरू हुआ और वो भी तवील सेशन हुआ लेकिन बेनतीजा ख़त्म हुआ, क्योंकि उसमें मंजूरी दी जानी थी गैर आइनी तरामीम के मुसव्वदे की, लेकिन वो गैर आइनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी नहीं हो सकी। और क्यों नहीं हो सकी इसको भी आपको आगाह करता हूँ। जो वो कहते हैं कि नाती धोती रह गई तो नाकते मक्खी बह गई, तो वही कुछ हुआ कि इनके सारा कुछ तैयारियां मुकम्मल, फिर सारा दिन एक गर्दान पढ़ी जाती रही, सुनाई जाती रही, नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं। तो ये ब्लफ किया जाता रहा, झूठ बोला जाता रहा। वजीरों ने भी झूठ बोला, मुशीरों ने भी झूठ बोला, हुकूमत ने भी बोला, अरकान ने भी बोला, बोल बोल के थक गए, लेकिन बिल आखिर पता चला कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। इसके बावजूद कि लोगों को अगवा किया हुआ है, लोगों के बच्चों को अगवा किया हुआ है, बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को, माओं को और कमसिन बच्चों को अगवा किया, माजूर बच्चों को अगवा किया हुआ है और बोलियां भी खूब लगाई हुई हैं। किसी को दुबई में पेमेंट हो रही है, किसी को कहीं पेमेंट हो रही है और किसी को यूरोप में पेमेंट हो रही है, हर जगह पेमेंट हो रही है। तो इसके बावजूद नंबर्स पूरे नहीं थे, नंबर्स पूरे नहीं थे। और कल सेनेट का इजलास जो हुआ उस जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें जो बहुत ज्यादा तादाद हुई वो सिर्फ 49 सेनेटर्स की थी। 49 सेनेटर्स थे, नंबर ज्यादा नहीं थे, क्योंकि बार बार गिनती की जाती रही। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, उसमें भी मतलूबा तादाद नहीं थी, वरना मतलूबा तादाद होनी चाहिए थी, क्योंकि सारी तैयारियां मुकम्मल की गई थी। लिहाजा 2/3 मेजॉरिटी तो क्या, आधी अक्सरियत भी नहीं थी, यानी कि 50% लोग भी मौजूद नहीं थे। तो ये सब कुछ होता रहा और दूसरी जानिब ये इसलिए होता रहा कि इन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी, ब्लफ किया जा रहा था। वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग नवाज के लोग हों, मोहसिन नकवी हों, फैसल वाड़ा साहब हों, जो जितने भी लोग थे सब के सब ये करते रहे और मौलाना फजल रहमान साहब को ये डराते रहे और कहते रहे कि जी हमारे पास नंबर पूरे हैं मौलाना, जैसे बाकी आपकी मर्जी, आप आए या ना आए, आपके बगैर भी हम करवा लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ये सब कुछ हुआ। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ सारा दिन नशिस्त हुई और बिल आखिर मौलाना फजल रहमान साहब को ये घर से निकालने में इस हद तक कामयाब हुए, इतनी कामयाबी हुई
کہ आप मौलाना हमारे साथ खड़े हो के कुछ ना कुछ तो कह ही दें, क्योंकि जरदारी साहब भी सुन रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी सुन रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी सुन रहे हैं, और फिर हमारे जो दोस्त हैं वो भी सुन रहे हैं, जनरल साहब भी सुन रहे हैं, तो वो सब क्या कहेंगे कि मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई। लिहाजा क्योंकि इसहाक डार साहब, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, नवीद कमर साहब, और इसके शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, सब आते रहे जाते रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मीटिंग्स हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई, सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ हुई। तो इसलिए पहले ज़रा मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो बड़ी मुश्किल से फिर ये कहा गया, बाहर सिक्योरिटी लग गई, रूट लग गया और रोड क्लियर हो गए कि किसी भी लम्हे मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये सारे के सारे एक काफिले की सूरत में, और शहबाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, फिर हम पूरी कर्रोफर के साथ जाएंगे। लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई और सारे के सारे मामलात धरे के धरे रह गए। फिर काबीना का इजलास बुला लिया गया और काबीना के इजलास में फिर कहा गया बस हम अप्रूव करने वाले हैं, लेकिन जाहिर है नंबर्स होते तो अप्रूव करते, और फिर नंबर्स पूरे नहीं हो सके, और फिर उसका काबीना का इजलास भी आज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया कि दोबारा जायजा लेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या गुफ्तगू की, ये ज़रा सुनिए आपको, ताकि साथ साथ आपको मौलाना साहब और उनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने और बिलावल भुट्टो ने एक जॉइंट गुफ्तगू भी की, और मौलाना साहब घर से बाहर निकले, अपने दरवाजे के बाहर मीडिया मौजूद था, वहां पे गुफ्तगू की। पहले ज़रा सुनिए उन्होंने किस पैराए में बात की। पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला जिम्मेदारान से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा, और उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मौलाना ने कहा जी कि कल तक हम इंतज़ार करेंगे, यानी कि आज तक, और जो भी सूरत हाल सामने आएगी उससे कौम को आगाह करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइम मांगा है, और उनका टाइम मांगना बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि उन्होंने आपस में मुशावरत करनी थी। लिहाजा वो जब कल आएंगे, आके बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर हम आगे कोई बात कर सकेंगे, ये उन्होंने कहा। और इनसे ले लिया 24 घंटे का वक्त, वरना उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद आगे मौलाना क्या कहते हैं, 24 घंटे मौलाना वक्त लेने में कामयाब हो गए, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। और जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आईन की इत्तफाक़ी राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आईनी तरमीम को भी इत्तफाक़ी राय से, सियासी इत्तफाक़ी राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे और आईन साजी। ये बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा जी कि मौलाना पेश करें, लेकिन मौलाना का कौन सा बिल वो पेश करना चाहेंगे, वो जो मुतफ़िक़ा बिल है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो तब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मामले में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। वो क्विट तो कर सकती है, लेकिन
وہ یہ قبول نہیں کرے گی کہ چیف جسٹس کی تقرری میں سینیریٹی کا اصول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اس لیے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ پیش کریں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں ابھی تک بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں۔ اب ذرا مولانا صاحب نے جو سب سے زبردست بات کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے، لیکن انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں اور سارا میڈیا موجود تھا، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور کیسے کیا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی، ہر چند کے ان کو حکومتی رویوں سے شکایت رہی، تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مثبت لب و لہجے کا اور مثبت رویے کا جواب تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے۔ اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں، اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا۔ مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب موصول ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تعین ہوگا تو انہوں نے کہا جی کل جواب آئے گا، اور پھر پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا جب تعین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم معاملات کو آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو گفتگو ہوئی، تو انہوں نے ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکیلے فیصلہ کرنے سے معذوری کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار ہے، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو خصوصی اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا حصہ ہم نے نہیں بننا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر جو رائے شماری اور ووٹنگ ہوگی، اس عمل کا ہم مکمل طور پر بائیک آؤٹ کریں گے، اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انتخاب پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا مینڈیٹ ہتھیا کر ایوانوں پر قابض ہونے والے گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی، جمہوری اور آئینی جواز نہیں ہے۔ مینڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترمیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کرنا، جمہوریت کو زندہ درگور کرنا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا جو جیل میں حالت ہے، وہ کل عمران خان صاحب نے جو بتائی اور جو خود دیکھی، اراکین نے جو رہنما ملاقات کرنے گئے تھے انہوں نے باہر آ کر بیان کی، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور عمران خان صاحب کو یہاں تک کہ ان کو شیونگ کا سامان بھی نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان صاحب کی شیو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ مجھ سے بھی بڑی شیو بڑی ہوئی ہے ان کی، اور ان کو سخت ترین تکالیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ سخت ترین جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اقدامات۔ اب آتے ہیں جناب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تو کل کا دن جو ہے وہ کافی برا ترین دن تھا حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے سہولت کاروں کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ توڑنے میں ناکام رہے، جبکہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب اور جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب اکٹھے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو ایک ہاتھ آگے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کا
को फिल फौर रिहा किया जाए। और कैसे कहा उन्होंने वो भी आपको सुन लें, ये सुनिए जी। अगर शहबाज एंड कंपनी, उसके तमाम साथी ये चाहते हैं कि ये मुल्क इन बहरानों से निकले, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि इमरान खान को जमानत पे रिहा करके सारी पार्टियों को बुला के शरीफ लोगों को सबको मिला के, जजेस में से, तजारों में से, ताजरों में से, जर्नलिस्टों में से, इवन फौजियों में से हम बिल बैठ के बात करें और इस मुल्क को सही बुनियादों में, जमहूरी बुनियादों पर चलाएं। ये महमूद खान नकवी साहब ने डिमांड की है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तरमीम की सूरत में या अदरवाइज, तो एक पैरेलल एक और भी इकदाम तैयार है। और इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अशरफ जई साहब, अख्तर मेंगल साहब जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब तैयारी करें और अगले मरहले के लिए, क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इन्होंने मुझे जितनी तकलीफ देनी थी, जितना इन्होंने मुझ पे टॉर्चर करना था वो कर दिया, जो तशद्दुद करना था वो कर लिया, और इससे ज़्यादा ये मुझे कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा हम अपनी असूलों पर कारबंद रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो देखते हैं आज क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।